हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी कर रखें। शुरुआत करने से पहले मैं एक लाइन कहना चाहूँगी कि जहाँ हो वहाँ से शुरुआत करो, अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार करो। आपकी उम्र कुछ भी हो गई हो, जहाँ पे भी हो, आप जैसा भी करना चाहते हो, एक हाउस वाइफ के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो और ये मोटिवेशन दिया था कि जहाँ हो वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। अभी भी वक्त है, अपने वक्त को बेकार ना करो। तो आज जो मैं बात करूंगी वो कर रही हैं हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, जो आपकी साइकोलॉजी आ रही है। साइकोलॉजी आपके फर्स्ट पेपर में आती है। उसका अधिगम वाला जो चैप्टर है लर्निंग, हम इस चैप्टर की आज बात करेंगे। अधिगम मतलब लर्निंग और लर्निंग मतलब सीखना। इस वीडियो में मैं अधिगम का अर्थ, उसका परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उसके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम के सोपान, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही छोटा और संक्षिप्त रूप से मैं आपको इस चीज को उदाहरण के साथ समझाऊंगी। बहुत ध्यानपूर्वक समझना और पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको साइकोलॉजी का पूरा पूरा कोर्स मेरी तरफ से अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अधिगम। अधिगम क्या होता है? अधिगम होता है बेटा लर्निंग। लर्निंग क्या होती है? सीखना। और सीखना क्या होता है? सीखना बस एक इतनी सी, मात्र इतनी सी बात को समझना कि सीखना कुछ नहीं होता। जिसके द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? सीखना। ठीक है, तो अधिगम क्या है? अधिगम एक सीखना है, लर्निंग है। तो अधिगम का एक शाब्दिक अगर हम अर्थ बताएं, परिभाषा बताएं, तो मैं क्या बोलूंगी भाई? अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, अधिगम क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव से लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या परिमार्जन करता है। तो इस बात को आप समझिए। अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? एक व्यवहार में परिवर्तन। और ये जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो क्या अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है? बिल्कुल। प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, तो आपके व्यवहार में आपको सीखते हो या नहीं सीखते हो? अधिगम एक प्रैक्टिस से भी अधिगम होता है, लर्निंग होती है। जितना आप प्रशिक्षण के द्वारा भी लर्निंग होती है और अनुभव के द्वारा भी व्यवहार में परिवर्तन होता है, अधिगम होता है। ठीक है, यहाँ तक कि व्यवहार में परिवर्तन अगर मैं बात करूं, तो व्यवहार में परिवर्तन बीमारी, बीमारी की वजह से क्या व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता? होता है। थकान की वजह से व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। संवेग जैसे कि भय, संवेग हमारे इमोशंस होते हैं जैसे कि भय, और हमें क्रोध वगैरह, झगड़ा, इनकी वजह से भी हमारे क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। मादक पदार्थों का सेवन करने से भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। परिपक्वता यानी कि बच्चा एक छोटा होता है, वो बड़ा होता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। बिल्कुल जी, होता है। तो अब बात आती है कि मैम, क्या अधिगम अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो क्या हम बीमारी, थकान, संवेग, इन सब को या मादक पदार्थों के सेवन करने से जो हमारे परिवार व्यवहार में परिवर्तन होता है, क्या आप उसको अधिगम कह सकते हो? नहीं, हम उसको अधिगम नहीं कहेंगे। क्योंकि समझना बात को कि बच्ची, अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं उससे हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। जबकि बीमारी, थकान, संवेग, इन सब के द्वारा अस्थायी परिवर्तन होता है। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि अधिगम क्या है? अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि अधिगम क्या है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है या अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, तो आपका आंसर क्या होगा? अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, तो इसका मतलब अधिगम क्या है? अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अभ्यास,
प्रशिक्षण, अनुभव से लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या परिमार्जन करता है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और सर्वत्र चलती रहती है। समझ लेना कि जो लर्निंग होती है, हम आज भी, हमारी एज चाहे 40 हो गई हो, 45, 50 कितनी हो गई हो, लर्निंग हमेशा चलती रहती है। ठीक है। बीमारी, थकान, संवेग, मूल प्रवृत्ति और मादक पदार्थों का सेवन, परिपक्वता आदि के द्वारा व्यवहार में हुए परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते हैं। यहाँ तक की बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। अगर ओनली ऑप्शन ये आता है तो यही सही है, और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ऑप्शन है तो आप किसको करोगे, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। और बीमारी, थकान, संवेग, इन सब से यदि व्यवहार में परिवर्तन होता है तो क्या हम इसको अधिगम कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इन सब से स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अब कुछ परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। अब परिभाषाएं भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आ जाती है कि ये परिभाषा किसने दी है या इसके द्वारा दी गई परिभाषा कौन सी है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। तो परिभाषा, अब देखो बात होती है कि मैम परिभाषा तो देखो इतनी हमें भी किसी को भी याद नहीं हो पाती है। क्रो एंड क्रो, सीखना, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है, अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है? आदतों का, ज्ञान का और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अभिवृत्ति क्या होती है? हमारा नजरिया ही होता है, दृष्टिकोण ही होता है। वो क्या है, हम कुछ सीख ही रहे हैं उस टाइम। वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, अधिगम। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, अधिगम। अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। क्रॉनबैक ने कहा है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या संशोधन ही अधिगम है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या संशोधन ही अधिगम है। गेट्स एंड अन्य, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की ही अधिगम है। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अधिगम है। गिलफर्ड, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन होना ही अधिगम है। व्यवहार के द्वारा और व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन होना ही अधिगम है। और स्किनर ने कहा है, अधिगम, स्किनर ने बोला है कि अधिगम क्या है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन है। और हिलगार्ड ने अपनी पुस्तक थ्योरीज ऑफ लर्निंग के अंतर्गत क्या कहा है? हिलगार्ड की कौन सी पुस्तक है? थ्योरीज ऑफ लर्निंग। देखो बच्चे, एक तो जैसे कि हम इसमें लिख रहे हैं, एक संक्षिप्त नोट आप जरूर बनाना नोट्स कि जैसे कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, वो एक पेज पे साथ साथ उतारते चलना, ताकि जब भी आप फ्री टाइम होते हो, जब भी आप चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, उस टाइम आप उसको लर्न कर सको। हिलगार्ड ने अपनी पुस्तक थ्योरीज ऑफ लर्निंग के अंतर्गत कहा है कि अधिगम की प्रक्रिया सीखने की क्रिया का प्रारंभ है। अब सारी परिभाषाओं में से दो दो शब्द के द्वारा हम इन परिभाषाओं को याद करेंगे। देखते हैं कैसे। देखो, सबसे पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो। क्रो मतलब कौवा। तो कौवा आपको कैसे याद करनी है? देखो, जैसे मैंने याद करी मैं आपको वैसे याद कराती हूँ। क्या है कौवा? आदत, कोई की हैबिट है कि भैया उसको तो किसी के घर पे आके काऊ काऊ करना है, बस। आदत, ज्ञान और उसके अंदर एटीट्यूड, देखो उड़ाने से भी नहीं उड़ता, बस इस चीज पे याद कर लेना कि आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड। ठीक है। क्रो एंड क्रो, सीखना क्या है? आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तीन शब्द आपने याद कर लिया, आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियां। कौन है? क्रो एंड क्रो। वुड वर्थ, तो ये याद करिए, वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। लकड़ी से आपने नई चीज बनाई। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया
अधिगम में किसने बताया? वुडवर्थ। क्लियर? क्लियर? आपको यहीं की यहीं मैं याद करा दूंगी। क्रॉनबेक। क्रॉनबेक। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अब समझो, क्रॉनबेक। बैक का मतलब क्या है कि हमने बैक में क्या हुआ होगा, किसी चीज को सीखते सीखते अनुभव किया होगा, बस। क्रॉनबेक, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही या संशोधन करना ही अधिगम है। गेट्स एंड अन्य, उन्होंने क्या? गेट्स एंड अन्य। क्रॉनबेक ने तो एक ही बात बोली, और गेट्स अनुभव और प्रशिक्षण, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन बोलता है, और क्रॉनबेक ने एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन बोला है। क्लियर? गिलफर्ड। गिलफर्ड, गिलफर्ड ने क्या बोला है? देखो, गिलफर्ड ने क्या बोला है? व्यवहार के द्वारा व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन होना ही अधिगम है। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन होना ही अधिगम है। स्किनर, स्किनर ने बोला है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन है। तो अब मैं आपको दोबारा पूछती हूँ। फर्स्ट देखो, सबसे पहले मैंने बोला आपको क्या? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति किसने बोला? ग्रो एंड ग्रो। नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रिया, वुडवर्थ। नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रिया, वुडवर्थ। क्रॉनबेक, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। गेट्स एंड अन्य, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। गिलफर्ड, गिलफर्ड ने किसके द्वारा बोला है? व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। गिलफर्ड, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। स्किनर, स्किनर ने किसका बोला है? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन। उत्तरोत्तर अनुकूलन यानी कि प्रोग्रेसिव एडजस्टमेंट की बात किसने कही है? स्किनर ने कही है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग किसकी बुक है? हिलियार्ड की बुक है। किसकी बुक है? हिलगार्ड की पुस्तक है। और उन्होंने क्या बोला है? अधिगम की प्रक्रिया क्या है? सीखने की प्रक्रिया का प्रारंभ है। अधिगम की प्रक्रिया क्या है? सीखने की प्रक्रिया का प्रारंभ है। अब देखिए, परिभाषा आपकी हो गई, अधिगम का अर्थ क्या हो गया है, क्या होता है, ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और आपको क्लियर बात बता देती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं बताऊंगी। और मेरे नोट्स बहुत ही सफिशिएंट रहेंगे, मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस कर रही हूँ। आप किसी भी टीचर से पढ़ें तो किसी एक टीचर से पढ़िए। और पढ़ने का तरीका मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि क्या होता है। सिंपल सी बात है, पहले एक सब्जेक्ट उठाइए, 7 दिन 10 दिन उसी पे मेहनत कीजिए, तो वो आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। आपने किसी की वीडियो ले रखी है, चाहे आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं या आप किसी कोर्स की देख रहे हैं, तो 2-4 वीडियो एक ही दिन में आप क्लियर कर दीजिए और फिर उसका रिवीजन करिए। उसके बाद देखिए कि आपकी लर्निंग पावर अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। तो अब जो हम बात करेंगे वो क्या बात कर रहे हैं? अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं बहुत सिंपल सिंपल है, और इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है कि अधिगम की विशेषता है, इनमें से निम्न में से अधिगम की विशेषता है या निम्न में से अधिगम की विशेषता नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो माइनर माइनर्स ही हैं जिनको आप वैसे भी आप समझ सकते हो। तो अधिगम की विशेषता क्या है? अधिगम सार्वभौमिक है, बिल्कुल हर जगह अधिगम होता है। सीखना वातावरण की उपज है, वातावरण से ही तो हम सीखते हैं। जैसा वातावरण होगा वैसा ही हम सीखते हैं, बिल्कुल। सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है, बिल्कुल। आज हम टीचर हैं, आज भी अगर किसी पेपर में एक नया क्वेश्चन आ जाता है तो हमें दोबारा से उस बुक्स को पढ़ना पड़ता है। उस क्वेश्चन के लिए हमें फिर उस कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ता है। तो सीखना क्या है? सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये नहीं कि सीखना हम तो कॉलेज तक गए थे वहीं तक सीख रहे हैं। अब कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं अपनी लाइफ में। सीखना बुद्धि में विकास करता है, बिल्कुल। सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करता है, बिल्कुल।
सीखना क्या है? सीखना अनुभवों का संगठन है। बिल्कुल, सीखना क्या है? जितने भी हमारे अनुभव थे, जितने भी हमारे एक्सपीरियंस थे, उन सब का सम्मिलित रूप क्या है? सीखना ही तो है। सीखना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। तो समझो बात को कि देखो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या सीखना सकारात्मक होता है या क्या सीखना नकारात्मक भी हो सकता है? तो हम सोचेंगे कि शायद नहीं, लेकिन हम सीख सकते हैं। कोई नेगेटिव नेगेटिव चीज़ भी सीख सकते हैं और पॉजिटिव चीज़ भी सीख सकते हैं। तो सीखना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है। सीखना ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक प्रक्रिया है। सीखना ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक प्रक्रिया है। किसने दी थी? ब्लूम टैक्सोनॉमी ने। ज्ञानात्मक मतलब दिमाग से, कि भाई जो तथ्य है हम केवल उनको ही सीखते हैं। भावात्मक मन से, और क्रियात्मक हम प्रयोग के द्वारा चीज़ों को सीखते हैं। सीखना एक प्रक्रिया होती है, ना कि परिणाम। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सीखना एक परिणाम है? नहीं जी, सीखना एक प्रक्रिया है। सीखना क्या है? एक प्रक्रिया है, ना कि परिणाम। सीखना एक उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। वातावरण में प्रत्येक वो चीज या व्यक्ति जिसको देखकर हम सीखते हैं। मान लीजिए मेरे सामने एक टीचर खड़ा है, वो सिखा रहा है, तो मैं उसको देख के सीख रही हूँ, तो वो क्या है? मेरे लिए उद्दीपक है। और उसके साथ मैं जो क्रिया करूंगी, अनुक्रिया करूंगी, जिस तरीके से मैं उनसे पढ़ूंगी, तो वो क्या है? एक अनुक्रिया है। तो सीखना उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। क्या निष्क्रिय होकर सीखा जा सकता है? नहीं, तो सीखना सक्रिय रहकर ही होता है। सीखने में समय लगता है। आज ही आप आए और आप कहते हो कि मैम मुझे तो पूरा मनोविज्ञान का ज्ञान दे दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता बच्चे। तो सीखने में समय लगता है। सीखने से अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। बिल्कुल। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। बिल्कुल। आज आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है, आप किसी भी ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे, आप कोई सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे, तो आप क्या मनोविज्ञान सीखोगे? यदि आज आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट की तैयारी नहीं कर रखे होते और उसमें मनोविज्ञान सब्जेक्ट नहीं होता, तो क्या आज आप मनोविज्ञान पढ़ रहे होते? बिल्कुल नहीं पढ़ रहे होते। तो सीखना क्या है? हमारे पास एक उद्देश्य है कि हमारे पेपर में ये आएगा, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो सीखना क्या है? सीखना एक उद्देश्यपूर्ण होता है। सीखने में परिवार, अध्यापक और संगी साथी की भूमिका होती है। बिल्कुल भाई, सीखने में परिवार, अध्यापक और संगी साथी की भूमिका होती है। सीखना एक खोज करना होता है। सीखने से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी होता है। बिल्कुल। सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, मतलब कि प्रोग्रेसिव एडजस्टमेंट है। और सीखने में अनेक विधियां शामिल होती है। इसके अलावा भी सीखना अधिगम की एक मानसिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। अधिगम मानव के मूल प्रक्रियात्मक व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया है। आपका जो मूल मतलब एक सीखने से क्या होगा कि आप स्कूल गए, किसी का व्यवहार बिल्कुल खराब है, तो उसमें संशोधन होता है। सीखना एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है और अधिगम समायोजन में सहायक होता है। लर्निंग से क्या होता है? आप एडजस्ट करना सीख जाते हैं। तो जो आपने ये सब सीखा, क्या सीखा? कि सीखने की विशेषताएं, अधिगम की विशेषताएं क्या हैं? तो क्वेश्चन बनता है कि क्या ये अधिगम की विशेषता है? तो आपको ये सारी विशेषताएं पता होनी चाहिए। अब है अधिगम की विधियां। अधिगम की जो विधियां हैं वो कौन सी होती है? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। यानी कि कोई भी क्रिया है आप करो और उससे हम वो क्रिया सीख रहे हैं। निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, देखकर। परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड, यानी कि प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके। सामूहिक विधि यानी कि ग्रुप मेथड, वाद विवाद करके, प्रयोजन करके। और मिश्रित विधि, इन सब का रूप। सबसे अच्छी जो है, सबसे अच्छी जो विधि है वो कौन सी है? वो है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है। और जॉन डीवी ने इस विधि को बताया था।
क्लियर? तो अधिगम की विधियां कौन कौन सी हो गई? करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि और मिश्रित विधि। क्लियर? यहाँ तक की जो बात मैंने करी है वो करी है आपकी अधिगम क्या है, अधिगम की विशेषताएं क्या है और अधिगम की परिभाषाएं क्या हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अधिगम का सोपान। अब जो मैं बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ अधिगम के सोपान, स्टेप्स ऑफ लर्निंग। अधिगम के सोपान बहुत 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 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये जो स्टेप्स हैं वो बेटा मुझे आपको क्रम से ही याद करने हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, वो आगे पीछे क्रम देगा, जैसे कि थर्ड से फोर्थ से स्टार्ट कर देगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, तो हमें वो क्रम लगाने होंगे। ठीक है, तो स्टेप क्या है, पहले आप बात को समझो। आप अधिगम करना चाहते हो तो कहाँ से वो अधिगम शुरू होगा? तो सबसे पहले आपके अंदर किसी चीज़ की नीड्स होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए, अभिप्रेरणा होनी चाहिए। आपको एक नौकरी चाहिए, आप बिल्कुल भरपूर पैसे वाले घर में पैदा हुए हो भाई, आपके पास बहुत पैसा है, तो क्या आपके पास मोटिवेशन है कि आप उस नौकरी के लिए आप पढ़ोगे? बिल्कुल भी नहीं। आप एक गरीब घर में पैदा हुए हो, आपके पास पैसा ही नहीं है, दो टाइम की रोटी भी नहीं है, तो आपके पास अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा, आपके पास अपने आप ही नीड्स आवश्यकता होगी, अभिप्रेरणा होगी। तो पहला जो सर्वोत्तम सोपान है, पहला जो सर्वोत्तम स्टेप है अभिप्रेरणा अधिगम के लिए, तो वो क्या है? सर्वोत्तम सोपान कौन सा है? अभिप्रेरणा। यदि आपके क्वेश्चन में भी आ जाता है कि ऑप्शन में आ जाता है कि अधिगम का सर्वोत्तम सोपान कौन सा है, तो यदि आपको अभिप्रेरणा वर्ड दे रखा है तो वही आपका सर्वोत्तम सोपान है और उसी को आपको टिक करना है। ठीक है, तो अधिगम के सोपान में सबसे पहले जो आपको याद करना है वो क्या है कि सबसे पहले हमारे पास आवश्यकता होनी चाहिए, यानी कि हमारी अभिप्रेरणा होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, नीड्स होनी चाहिए। ठीक है, नीड्स हो गई, हमें पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है तो हमें कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य है। मैंने लक्ष्य और उद्देश्य कर लिया कि भैया मुझे तो फर्स्ट ग्रेड की नौकरी लेनी। सबसे पहला अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, घर वालों ने मेरे को मोटिवेशन दिया क्योंकि मैं तो गरीब घर में पैदा हो गई, तो उन्होंने एक मोटिवेशन का काम दे दिया कि मेरा घर ही इतना गरीब है कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है। तो वहाँ मुझे क्या मिला? मोटिवेशन मिली, नीड्स मिली। तो जब तक मेरे पास नीड्स नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगा, तो मैं किसकी तलाश करूंगी? क्या मैं नौकरी की तलाश करूंगी? खाक। तो अब मुझे पता चल गया कि भैया फर्स्ट ग्रेड की नौकरी तो बहुत अच्छी है, बढ़िया नौकरी है। तो वो मैंने क्या बनाया? अपना एक लक्ष्य बनाया, अपना एक उद्देश्य बनाया। चलो जी, बना लिया, लक्ष्य बना लिया, उद्देश्य बनाया, तो जब तक आपने गोल बनाया तो बीच में बाधा तो आएंगी, बैरियर्स तो आएंगी। अगर एक आप हाउस वाइफ हो तो बीच में तो भैया आपको घर के काम करने पड़ेंगे, आपको बीच में बहुत सारे बैरियर्स भी आएंगे। आपकी कभी सास ने कुछ कहा, आपके कभी पति ने कुछ कहा, तो इतने सारे बैरियर्स आते चले जाएंगे, या किसी अन्य प्रकार से बैरियर्स भी हो जाएंगे। बाधाएं आई तो क्या उन बाधाओं को देख के रुक जाए? नहीं, हमें उन बाधाओं को देख के रुकना नहीं है। उन बैरियर्स को दूर करने के लिए हमें क्या होनी चाहिए? तत्परता होनी चाहिए, रेडीनेस होनी चाहिए कि हाँ जी, ये बीच में जो बैरियर्स आए, मुझे उन बाधाओं को दूर करना है। ठीक है, इसके बाद बाधाओं को दूर करने का मैंने प्रयास किया। उसके बाद मैंने एक ऐसा वातावरण तैयार किया कि भाई मैं रात को 9 से लेकर रात को 1 बजे तक मैं पढ़ सकती हूँ। इस बीच में मेरे पास कोई नहीं आएगा, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मैंने अधिगम की परिस्थिति या वातावरण तैयार कर, लर्निंग की सिचुएशन, एक वातावरण तैयार किया। वातावरण तैयार हो गया तो मैंने उस वातावरण के साथ क्या की? अंतः क्रिया की, विभिन्न अनुक्रियाएं की, वेरियस रिस्पॉन्स दिया। वातावरण के साथ मैंने क्या की? अंतः क्रिया की, विभिन्न अनुक्रिया की कि भाई मैं इस टाइम पढ़ सकती हूँ, इस टाइम मुझे ये करना चाहिए। तो वो जब मेरे पास ये सारा काम हुआ तो बाधाएं दूर हो गई और मुझे क्या मिलता गया? मुझे एक री इन्फोर्समेंट मिलता गया, पुनर्बलन। जब मेरी बाधाएं दूर हो गई, मुझे एक बहुत अच्छा वातावरण मिलता गया और मैं पढ़ती चली गई, तो मुझे क्या मिला? बाधाएं दूर करने पर पुनर्बल मिला। उसके बाद मैंने क्या किया? मुझे लक्ष्य प्राप्ति हो गई, मुझे एक फर्स्ट ग्रेड की नौकरी मिल गई। वाओ! तो मैंने अपने एक्सपीरियंस को, जो स्टार्टिंग से लेकर कि भैया ऐसे ऐसे मेरे पास पैसे की कमी थी, फिर मैंने सोचा फर्स्ट ग्रेड की नौकरी करूं, फिर मैंने ये सोचा
कि बीच में बाधाएं आई, फिर उनको दूर करने का प्रयास किया, फिर मैं रातों रात पढ़ती थी। तो ये सब चीज़ें थी। फिर मैंने लक्ष्य प्राप्ति का सारे अनुभव, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, सारे अनुभवों को इकट्ठा किया, अनुभवों का संगठन किया। और उसके बाद मैंने मेरे व्यवहार में परिवर्तन हुआ, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो समझ में आया कि जो अधिगम के सोपान है कौन कौन से हैं। समझो, सबसे पहले नीड्स होनी चाहिए, आपकी आवश्यकता होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, उसके बाद बीच में बाधाएं तो आएंगी, बैरियर्स को दूर करने के लिए तत्परता होनी चाहिए। फिर तत्पर बाधाएं दूर हो गई तो जो आपके पास वातावरण तैयार कीजिए, अधिगम के लिए एक वातावरण तैयार कीजिए। और अधिगम का वातावरण तैयार किया तो अब आपके पास क्या आएगा, पुनर्बलन आएगा कि हाँ जी हम भी ये कर सकते हैं। और उसके बाद नहीं, वातावरण के साथ क्या करोगे, पहले अंतःक्रिया करोगे, विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करोगे। फिर आप क्या करोगे, पुनर्बलन, बाधाओं को दूर करने पर आपको एक पुनर्बलन मिलेगा, री इन्फोर्समेंट मिलेगा। अनुभवों का आप संगठन करोगे, मूल्यांकन करोगे, जब आपको जॉब लग जाएगी कि भैया अब ऐसा ऐसा ये टाइम हुआ था। फिर आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा, इसी व्यवहार के परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे यही सारे स्टेप्स क्या हैं, अधिगम के सोपान है, जिनको आपको स्टेप बाय स्टेप याद करना है। और जो मेन सर्वोत्तम सोपान है वो कौन सा है आपका, वो है आपका मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। ठीक है। इसके बाद एक और स्मिथ ने, यदि आपसे स्मिथ का पूछे तो आप क्लियर ये लिखना, अदरवाइज जो मैंने आपको मेन जो सोपान बताए वही है। स्मिथ ने भी अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन टीचिंग, अब देखो आज दो पुस्तक आ चुकी हैं, एक बुक मैंने इससे पहले बताई थी। तो साइकोलॉजी इन टीचिंग किसके, स्मिथ की है। उसने भी 3 सोपान बताए हैं, 3 सोपान बताए। यदि स्मिथ के अनुसार पूछे तो ही आपको ये लिखना है। स्मिथ ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन टीचिंग के 3 सोपान बताए। कौन कौन से सोपान है, चालक, प्रणोदन, चालक, प्रणोदन या अंतर्नोद यानी कि ड्राइव, दूसरा लक्ष्य या उद्देश्य, तीसरा है बाधाएं या बैरियर्स। चालक, चालक का मतलब ये है जैसा कि आपको भूख लग रही है, वही अभिप्रेरणा वाली बात हो गई ना, कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो आप क्या करोगे, लक्ष्य है कि खाने की तरफ जाना है भैया मुझे। तो ये हुआ चालक, प्रणोदत, अंतोदत, यानी कि एक तरह से आपने क्या बोला, अभिप्रेरणा। दूसरा उन्होंने गोल बताया और तीसरा उन्होंने बैरियर बताया। क्लियर। ये किसके द्वारा है, यदि स्मिथ के अनुसार पूछे, और स्मिथ की कौन सी पुस्तक है, साइकोलॉजी इन टीचिंग। ठीक है। ये वीडियो मैं यहीं तक ही स्टॉप करना चाहूँगी, क्योंकि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी भी ये लगभग लगभग आधे घंटे का वीडियो बन चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो इसको शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना था। आपकी सब्सक्राइब करने से, आपकी लाइक करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और मेरा मन करता है कि मैं और इसको पढ़ाऊँ। और मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।